नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। दोस्ती दुश्मनी में क्यों बदली। दूसरा, 57 नंबर को 1 नंबर बनाने के कारण। तीसरा, अब भगवा से मुकाबला करेगा नीला। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि एक छोटी रकम आपको हर महीने हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है क्योंकि चैनल को चलाने के लिए थोड़े संसाधन और थोड़े साधनों की ज़रूरत होती है, जो आपके सहयोग से हम आराम से कर लेंगे। तो सबसे पहली बात, दोस्ती दुश्मनी में क्यों बदली। अब आप सोचेंगे किसकी दोस्ती किसकी दुश्मनी। आजकल एक ही दोस्त जो दुश्मन में बदल गया है, मोदी और ट्रंप जी। इसके अलावा मेरे ख्याल में और कुछ तो है नहीं। बहुत से कारण हैं, बहुत से पेपर हैं, सब जगह कुछ ना कुछ निकल रहा है। कोई बता रहा है कि अडानी जी इसका कारण है, कोई बता रहा है अंबानी जी इसका कारण है, कॉरपोरेट वॉर हो गई है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मोटे तौर पे जो चीज़ें समझ में आ रही हैं और जो एक सिलसिलेवार आज कई जगह निकला भी है, मैं उसको जरा ये टच करूंगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ दिक्कतें शुरू हुई। जब ढूंढा जा रहा है तो ये हुआ कि ऐसा नहीं था कि ट्रंप जी के फर्स्ट जो उनका पहला टर्म था 16 से 20 वाला, उसमें भी दिक्कतें शुरू हो गई थी। उस समय शायद बहुत इस तरह से मार्क नहीं हुई थी, क्योंकि ट्रंप इस तरह से उसको भारत के अगेंस्ट या मोदी जी के अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट ज़्यादा मोदी जी के अगेंस्ट वो इतने वॉइसफुली नहीं बोल रहे थे, इतने जोर से नहीं बोल रहे थे। जैसा कहा जा रहा है कि 22 जुलाई 2019 को इमरान खान व्हाइट हाउस में बुलाए गए थे। एक मतलब जैसे होता है वहाँ पे वो गेस्ट थे, और वहाँ पे उनसे बात करते हुए ट्रंप साहब ने मतलब बिना किसी प्रोवोकेशन के उन्होंने बताया कि ये कश्मीर का मसला है, मैं इसको मीडिएट कर देता हूँ आपके और भारत के बीच में। और इसके क्योंकि जब ये वो कह दिए, सार्वजनिक रूप से कह दिए, तो इसको भारत में मोदी जी के लिए आवश्यक था कि वो इसको, या भारत सरकार इसको कहे कि नहीं भाई, इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, इस तरह की कोई रिक्वेस्ट हमारी तरफ से नहीं हुई थी, कि लोग अपनी बात करें। अब दिक्कत क्या है कि भारत ये स्टैंड, और खास करके बीजेपी और मोदी जी स्टैंड नहीं ले सकते हैं कि हम किसी थर्ड पार्टी, और ठीक बात भी है, ये बायलैटरल इशू है हमारा, बार बार शिमला एग्रीमेंट हर जगह है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच की बात हम लोग बात कर लेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि जब ट्रंप ने ये बात कही थी इमरान खान से, उनको ब्रीफ किया गया था, उनको उनके जो विदेश के नीति के लोग हैं उन्होंने समझाया था कि साहब ये क्या सेंसिटिव इशू है, इसको बोलना होता है, इसको नहीं। लेकिन ट्रंप तो किसी की मानने वाले नहीं है, नंबर एक, और हो सकता है वो ध्यान ही ना देते हो कि अब तक तुम बोलते रहो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूँगा। तो लोगों का कहना है कि उसमें उनको ब्रीफ किया गया था बाकायदा कि भाई आप कश्मीर की बात नहीं करिएगा, क्योंकि कश्मीर उनका टची इशू है और इसको आप नहीं बोलिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि ऐसी भी खबरें आई कि ट्रंप जी मोदी जी से फोन पे डायरेक्ट बात कर लेते हैं। अब उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ बात कही थी, क्या कही थी ये तो केवल मोदी जी जानेंगे, ट्रंप जानेंगे, लेकिन उसमें कहीं कश्मीर के जिक्र आया था। जब इस तरह की भी बातें लोग कह रहे हैं, वहां पे जो पहला झटका ये लगा कि भाई आप इस तरह से आप कैसे कह सकते हैं कि आपसे कोई मतलब नहीं, आप कौन होते हैं। इस तरह का एक रिएक्शन इंडिया से गया था। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि फिर उसके बाद कुछ चलता रहा, ट्रंप इंडिया आए, कोविड के दौरान आए, नमस्ते ट्रंप हुआ, तो थोड़ा शायद मामला ठंडा हुआ। जो अभी जो ज़्यादा बड़ा झटका है, सितंबर 2024 में मोदी जी यूएसए जा रहे थे, क्वाड की मीटिंग थी और यूएन जनरल काउंसिल की मीटिंग थी। जब वो वहाँ जा रहे थे तो जो मोदी जी के जो भी अपने विदेश नीति के लोग होते हैं, उस पर लोग वहाँ लगे अमेरिका में, और उन्होंने कोशिश की कि जो प्रेसिडेंट के मतलब दोनों कैंडिडेट कमला हैरिस और ट्रंप जी, इन दोनों लोगों से मोदी जी की मुलाकात हो जाए। ठीक भी था, एक रिपब्लिकन ने एक डेमोक्रेट, दोनों लोगों से बात हो जाए, इसमें कोई खराब बात नहीं थी। और
ये लोग जब ट्रम्प के पास गए तो वो रेडली अवेलेबल, उनका बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने अपनी मिशिगन की एक जो उनकी चुनावी सभा थी उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया, सब पेपर में छपा कि माय फ्रेंड मोदी इज कमिंग टू मीट मी, ये सब उन्होंने बताया। किन्हीं कारणों से कमला हैरिस से जो मीटिंग होनी थी मोदी जी की वो नहीं तय हो पाई, कमला, जो भी कारण रहा हो। मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कहीं और फिर बात चलने लगी कमला हैरिस और उनके भतीजी और क्या क्या वो जो एक स्टैंड लेती हैं। और इसके बाद जब ये हुआ, ये विदेश नीति में हुआ कि भाई केवल ट्रंप से मिलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप दूसरे कैंडिडेट से नहीं मिलेंगे, कल के दिन कौन जीते, तो ये हुआ कि इसको छोड़ दिया, नहीं मिला जाए। और ट्रंप वेट करते रहे, मोदी जी उसको ना फोन किए ना कुछ किए। अब ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप ने उसको भी मन में रख लिया, तो ये भी एक कारण, एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि जो ट्रंप जी ने ये किया। ये भी कहा जा रहा है कि जो मोदी जी 13 फरवरी को जबरदस्ती पहुंचे किसी तरह से ट्रंप से मिलने के लिए, वहां पे मोदी जी कुछ रट अटके गए थे। ट्रंप चाहते थे कि कुछ बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो जाए। अब मोदी जी वो करके, अब जब उन्होंने कहा मागा तो मोदी जी कहा मेरा मीगा, तो मागा मीगा ये सब जो करने लगे, वो ट्रंप शायद इस चीज को कहे कि भाई ये, अच्छा मोदी जी लाइमलाइट लेने में तो सिद्धहस्त हैं, तो वो भी एक कहीं व्हाइट हाउस को ये लगा, ट्रंप को ये लगा कि ये तो मतलब ये पब्लिसिटी मैं भी चाहता हूं, ये भी चाहते हैं, लेकिन ये पब्लिसिटी ज्यादा ले जा रहे हैं। एक फिर जो बड़ा डिसाइसिव, अच्छा एक बीच में एक और चीज हो गई थी कि जब अमेरिका के कहने पे, या जैसा इसको मतलब कहना, इसलिए मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं किसी दबाव में मोदी जी भागे भागे चले गए थे जेलेंस्की से मिलने यूक्रेन। तो अमेरिका का दबाव था, वहां चले गए, लेकिन जब लौट के आए तो इधर रूस ने अपनी आंखें दिखाई। जब रूस ने आंखें दिखाई तो इन्होंने जल्दी से डोवाल साहब को भेजा वहां कि भाई वहां को बैलेंस करो। तो ये सब चल रहा था, तो अमेरिका, मतलब ये लोग देख रहे थे कि दो नाव में पैर रख के चलने की कोशिश करते हैं। फिर 4 दिन की भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया मई में, पहलगाम के बाद। ट्रंप का बार बार ये, उसने पहले तुरंत आके बयान दिया कि मैंने रुकवा दिया। ये भी फैक्ट है कि जो पहली सूचना मिली कि वॉर रुक रही है, सीजफायर हो रहा है, वो ट्रंप के जो सोशल मीडिया चैनल होता है उससे मिली। हमारे यहां इस पर हम लोग साइलेंट रहे। ट्रंप, अब जैसा लोगों का कहना है कि एग्जैक्ट शायद ट्रंप नहीं थे, लेकिन उस जो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे की बात थी, उसमें जेडी वैंस, उनके वाइस प्रेसिडेंट, उनके सेक्रेटरी, बहुत से लोग लगे थे, पाकिस्तान से भी बात कर रहे थे, हिंदुस्तान से भी बात कर रहे थे, और फाइनली मध्यस्थता, ऐसा लोगों का मानना है कि ट्रंप भले ही ना हो, लेकिन अमेरिका की मध्यस्थता कहीं ना कहीं थी, उसको, उस रोल को नहीं कर सकते। और हम उसमें बिल्कुल हमने ये स्टैंड ले लिया, नहीं हमारा उनसे, अमेरिका से नहीं। ये क्यों किया, मुझे लगता है कि वो एक टैक्टिकल भूल मोदी जी की हुई थी। जैसे मैं उसको कर दूं, जो एसआईआर वाले मामले में, वोट चोर गद्दी छोड़ वाले मामले में, जो गुप्ता जी से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी अपने इलेक्शन कमीशन से, वो बिल्कुल टैक्टिकल मिस्टेक थी, नहीं करानी चाहिए। तो उसी तरह से मोदी जी जब ये कह रहे थे, अमेरिका ने कहा भाई पूरे सारी दुनिया से कुछ कह देते, सारी दुनिया करानी चाहती थी, अमेरिका भी कराना चाहता था, हमारा अच्छा दोस्त है, अच्छी बात है, तो कुछ गोल बोल करके अब ये नहीं, यहां से हो गया नहीं, तो वो अब तो जिद्दी आदमी, तो और नहीं। एक चीज फिर जो लास्ट जहां से वो उसका गुस्सा, और अच्छा फिर क्या हुआ कि जब ये 13 फरवरी को गए, तो उस समय ट्रंप ने सारा कुछ, उससे पहले ही ये टैरिफ पे देख रहा था। तो ये अगर आपको याद हो, मोदी जी और उसके पहले उसने कहा था कि दे आर क्या टैरिफ किंग, इंडिया को टैरिफ किंग बोल रहा था। तो ये उसके मन में कहीं से था कि सब बहुत टैरिफ लगाते हैं। अब मोदी जी वहां जाके माय फ्रेंड ट्रम्प, हा ये सब, भाई उनको समझाना चाहिए था, हम ज्यादा नहीं लगाते हैं। गैट का जो टोटल गैट है, अरे WTO है, उसमें क्या क्या उसके क्लॉज हैं, उसके हिसाब से हम टैरिफ लगा रहे हैं, हम कुछ ज्यादा नहीं लगाते हैं। वो उनको ये सब समझाने ना, इधर मतलब जिधर ऐसे समझाने वाले वैसे ही समझने वाले, दोनों तरफ, मतलब किसी को क्या बोलेंगे, ना इनको कुछ पता ना उनको कुछ पता। अब जो आखिरी में जहां पे वो बिल्कुल आग बबूला जैसा कहा जा रहा है, वो हुए G7 का, आपको याद है कनाडा में वो था, और फिर मोदी जी पहले बुलाए नहीं जा रहे थे, फिर मोदी जी का बहुत लेट आया, फिर मोदी जी वहां कनाडा गए।
वहां से लौटते समय ये ट्रंप ने इनसे कहा कि व्हाइट हाउस होते हुए जाइए, मतलब अमेरिका होते हुए जाइए। और उसका ये था कि जो पाकिस्तान के असीम मुनीर हैं उनको बुला के रखे थे कि इन दोनों को खाना मैं साथ में खिलाऊंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि देखो मैंने इन दोनों के बीच का झगड़े निपटा दिए। मोदी जी के भाई, अगर मोदी जी आज असीम मुनीर के साथ जाके खाना खा लें तो 2014 की बात तो रह नहीं गई कि जाके, मैं ये मानता हूं कि वेजिटेबल बिरयानी ही खाए होंगे, तो वेजिटेबल बिरयानी जाके नवाज शरीफ की अम्मा के पैर छूना और उनको वो सब शॉल ऑल देना, वो जमाने तो रहे नहीं। आज अगर करते तो इलेक्शन ही हारना शुरू हो जाते, क्योंकि सारा इलेक्शन इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम इन सब पे, मंदिर मस्जिद, तो वो धीरे से कट लिए। ये ट्रंप को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। और जो आखिरी बात जो अभी हो रही है और जिससे मुझे लग रहा है कि एक मुश्किल दौर शुरू होने वाला है, ये जो हो रहा है ना कि मोदी जी ने 4 बार फोन नहीं लिया, 4 बार फोन नहीं लिया। अच्छा भाई, आप हम सब लोग जो जीवन में हैं कभी कभी फोन नहीं किसी का उठा पाते हैं, तो भाई बाद में कहते हैं इसे गलती से हो गया था, अब नहीं, आपने, मैंने देखा उस समय जो भी कारण हो। बताया ही जा रहा है कि ट्रंप जी जो है ये यूएस के दूसरे, मतलब बराक ओबामा भी कभी कभी यूज करते थे अपना पर्सन, ये पहले टर्म में भी उसमें भी ये अपना सेलफोन यूज करते रहते हैं। अमेरिका के जो नीति है उसमें प्रेसिडेंट का एक एक फोन, एक एक मतलब एक एक सांस का हिसाब वो रखते हैं, किससे बात की, क्या बात की, क्योंकि सारे नोट्स बनते हैं। अब ये अपना फोन उठा के किसी से भी बात करने लगते हैं। वो सब लोग बहुत बहुत चिंतित हैं इसके लिए, उनका पूरा विभाग चिंतित है कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके फोन कहीं जा रहे हैं, आप किसी से भी बात कर लेते हैं। शुरू में उन्होंने कहा था कि मैंने 5-6 लोगों को फोन नंबर दे रखे, अब शायद ऐसा अनुमान है कि 100 से ज्यादा नंबरों जगह वो फोन नंबर बांट देते हैं, और किसी का भी फोन उठा लेते हैं, वो अननोन नंबर हो, सेव हो ना हो, सबका फोन उठाते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उनको ये राय दी गई थी कि आपके नंबर बहुत बढ़ गए हैं तो नंबर सिम चेंज कर लीजिए। अच्छा, जो पहला उनका टर्म था उसमें वो सिर्फ एंड्रॉयड फोन यूज करते थे, अब वो एक एंड्रॉयड भी रखे, एक आईफोन भी रखे, एक 3 फोन ले अब आजकल वो यूज करते हैं। और मना करने के बाद भी अमेरिकन जो नीति निर्माता हैं वो फोन अपना, वो उसमें है कि उसमें मतलब वो जो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स हैं उनके भी हैं, डेवलपर्स के भी हैं, वकीलों के भी हैं, मीडिया वालों के भी हैं, कुछ मतलब जिसको है उसको बांटते हैं अपना फोन। उसमें लोगों का कहना यह है कि शायद ये अटकल है किसी के पास जो फोन नंबर चेंज कर दिए। अब मोदी जी के पास फोन आया होगा, मोदी जी ने अननोन नंबर मोदी जी उठा, तो मोदी जी भी, हाँ, एक भारत के ये जो प्रधानमंत्री हैं ये भी सेल्फ फोन, जनरली इस पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति का कुछ भी अपना नहीं रह जाता, सब कुछ सार्वजनिक है। तो अगर घर के भी किसी को बात करनी होती है तो एक चैनल के थ्रू ही जाते हैं, लेकिन नहीं, अब मोदी जी तो ये भी अपना फोन, तो इनको शायद अननोन नंबर देख के उठाया नहीं, जो कहीं से जर्मन पेपर में छप गई और वो इसको कहा है। अच्छा, इन लोग उसको छाप रहे हैं, भारत में क्या हो रहा है कि इसको एज अ विक्ट्री छाप रहे हैं कि मोदी जी ने उसको औकात दिखा दी, मोदी जी ने औकात दिखा दी। अरे मोदी जी ने औकात नहीं दिखा दी, वो आपकी ऐसी तैसी कर रहा है। तो मेरे ख्याल में भारत के मीडिया और भारत के खास करके बीजेपी के जो ट्रोल आर्मी है उनको कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए कि इस समय इस तरह की बातें मत करो, आग में घी और मत डालो। खैर, तो जो एक सफर हुआ है वो एक मतलब दोस्ती, आप विरोधी हो सकते थे, ज़ेलेंस्की के साथ उसने क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर बैठ के बात कर रहा था। हम लोग की तो बात ही करने की स्थिति खत्म हो जा रही है। तो एक चीज तो ये हुई। दूसरा, 57 नंबर के को 1 नंबर बनाने के कारण, 57 नंबर कौन है ये इसलिए जानना जरूरी है। जस्टिस पांचोली हैं, वो जो पूरी हाईकोर्ट ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट होती है हाईकोर्ट की, अभी 4 दिन पहले वो 57वें नंबर पे थे हाईकोर्ट की सीनियरिटी में। सुप्रीम कोर्ट तो वो 32 जज अलग, सुप्रीम कोर्ट के टोटल जज 34 होते हैं, 2 लोग रिटायर हुए, 32 जज थे, 2 वैकेंसी खाली थी, उसको भरना था। उसके लिए कॉलेजियम की मीटिंग हुई, उस कॉलेजियम की मीटिंग में 5 लोग होते हैं, उसमें एक जज जस्टिस नागरत्नम जो कर्नाटका हाई कोर्ट, मतलब वहाँ की ओरिजिनल उनका पेरेंट कोर्ट वो है, वो आई, वो 1 महीने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगी। उन्होंने अपना दर्ज किया विरोध, और उन्होंने केवल ये नहीं कहा कॉलेजियम, उन्होंने फ्लैग किया कि किन कारणों से इस तरह के व्यक्ति का वहां आना ठीक नहीं, ये सब उन्होंने लिखा। लेकिन जस्टिस पंचोली गुजरात हाई कोर्ट के हैं, गुजरात के बहुत सी चीजें हुई, बहुत सी चीजें कही गई। अब यहां तो गिव एंड टेक होता है, सबको पता है कि कैसे तुम इतने रख लो, तुम इतने रख लो।
4-1 से जब ये हुआ तो अब कहीं इसमें वो हुआ कि भाई ये तो गड़बड़ हुआ है। हालांकि मेजॉरिटी के उसमें ये उसको भेज सकते थे, इन्होंने भेजा भी, लेकिन उससे पहले इन्होंने क्या किया, जस्टिस विनोद चंद्रा जो हैं, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, उनका एक, वो भी सुप्रीम कोर्ट में बैठ रहे हैं। अगर चीफ जस्टिस और कॉलेजियम आके किसी भी से कहे कि इस पर एक लिखो 4 लाइन कि बहुत अच्छे जज है, तो उन्होंने भी लिखा। भाई आप प्रैक्टिकल बात सोचिए, चीफ जस्टिस को, उस कॉलेजियम को ये करना है। अब उस अपने कागज़ को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने जस्टिस विनोद चंद्रन जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट थे, उनका एक लिया जो सुप्रीम कोर्ट में बैठ रहे हैं। दूसरे जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह साहब का लिया, जिनका पेरेंट कोर्ट पटना था। अब उनसे बुला के लिखो, तो वो मतलब मेरे हिसाब से यही हुआ होगा। और ये सब करने के बाद उनका रिकमेंडेशन गया और सरकार ने उसको स्वीकृत करके अब वो मतलब शपथ, 1 आध दिन में शपथ ले लेंगे। जस्टिस पांचोली को क्यों दिक्कत, क्यों मना किया जा रहा? जस्टिस पांचोली गुजरात का हाई कोर्ट के हैं, वहाँ हाई कोर्ट जज बन गए थे। इस समय 3 इनको लेके अब 3 हाई कोर्ट जज गुजरात के होंगे। उसके अगेंस्ट पे लोग आर्गुमेंट दे रहे हैं कि नहीं तो मध्य प्रदेश के भी 3 हैं। तो ये ठीक नहीं है। इस देश में हर स्टेट के रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। खैर चलिए, आप जो भी कर रहे हैं। और ये 57 नंबर पे थे, ये कोई 1, 2, 3, 4, 5 पे होते तब भी ठीक था। आप 57 वाले को ला रहे हैं, तो इसका मतलब आप 56 को, तो आप जो भी है हाई, वो अगर 56 उनसे ऊपर हैं, तो यहाँ तो बहुत मतलब जहाँ पे एक दिन की सीनियरिटी काउंट करती है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। हुआ ये था कि इनका 19 सितंबर 2022 में गुजरात हाई कोर्ट से इनका ट्रांसफ़र रिकमेंड किया था। गुजरात वहाँ की कॉलेजियम ने इनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे। अब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए तो नहीं, आप गूगल कर लीजिएगा, आरोप लगे थे। वहाँ पे भी इन्होंने अपना जुगाड़बाजी की थी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं रोक पाए थे। मई 2023 में अंतोगत्वा इनको उन आरोपों के कारण इनको पटना हाई कोर्ट भेज दिया गया एज जज। फिर वो एक जांच हुई, और भाई गुजरात में कौन सी जांच, किसकी जांच, क्या जांच, अपनी ही जांच अपने ही द्वारा, उसमें कुछ होना नहीं था। वो जांच में ये पाया गया कि इनको क्लीन चिट मिल गई। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये गुजरात वापस नहीं भेजे गए, क्योंकि अगर इनको उन आरोपों की वजह से भेजा गया था, उस शिकायत की वजह से, तो वापस चले नहीं भेजे गए। फिर ये पटना से अब आपके सामने ही है कि यहाँ आ गए हैं, और ये भारत के 2031 के करीब 2 साल, 1.5-2 साल लंबे समय तक ये चीज़, इसीलिए 57 जो आप देखिए ना, 57 को क्यों उठाया गया है कि ये इतने साल तक यहाँ फिट हो रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग तो आ चुके हैं ऑलरेडी। अब इनको यहाँ पे फिट करके इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पे बिठाया जाएगा। मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर आप इस तरह के पदों का दुरुपयोग करेंगे, NCLT के एक जज साहब कह रहे हैं कि हायर जो सबसे मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा है, से साफ साफ आया था कि आप इसमें इंटरफियर करिए। एक पैसे का मामला था कि कितने किसी का कुछ क्लेम था, उसमें NCLT में उनको साफ साफ कहा गया है। ये उन्होंने करके अपने को रिक्यूज़ किया है। चीफ जस्टिस गवई ने उसके लिए इंक्वायरी कमेटी बनाई है कि भाई देखिए क्या हुआ है, इत्यादि इत्यादि। तो 57 नंबर को 1 नंबर बनाना बिल्कुल स्पष्ट है कि क्यों बनाया जा रहा है। अब आ जाते हैं आखिरी बात पे। अब भगवा से मुकाबला करेगा नीला। एकदम से जो बहुजन समाज पार्टी है, उसमें बहन मायावती जी एकदम से एक्शन में दिखाई दे रही हैं। कुछ मीटिंग कर रही हैं, इधर प्रेस भी कर रही हैं। और ऐसी उम्मीद है कि 9 अक्टूबर को, जिस दिन काशीराम जी की पुण्यतिथि है, वो एक बड़ी पब्लिक मीटिंग लखनऊ में करेंगी। अभी तक फाइनल नहीं है, लेकिन 2021 के बाद मायावती जी ने कोई मीटिंग लखनऊ में नहीं की है। 4-5 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की है। तो एक बड़ा इवेंट है। इस बीच में एक और चीज़ बताऊं, बहुजन समाज पार्टी ने अपना ड्रेस कोड अप कर दिया है। जैसे ड्रेस कोड इन हर व्यक्ति को जो ऑफिशियल उसमें आया है, उसको नीला, माफ़ कीजिएगा, नीला गमछा डाल के आना है। तो गमछा उनके यहाँ ड्रेस कोड में आ गया है कि अब आपको ये ड्रेस कोड करके आना है। इस बीच क्या किया है कि वो एक भाईचारा, अगर आपको याद हो, भाईचारा सम्मेलन और क्या क्या होता था 2012-14 में, उसी की कमिटीज़ को जिले और इस सब जगह खूब तैयार किया जा रहा है। और ऐसी उम्मीद है कि अगले 10-5 दिन में वो तैयार हो जाएगा और वो सम्मेलन भी शुरू होने लगेंगे।
इनकी बिल्कुल एक डिफंक्ट वो थी बहुजन वॉलंटियर फोर्स, BVF। आप देखते होंगे कहीं भी लगता था BSP का वो शिविर या, तो ये लोग उसको रिवैम्प किया जा रहा है फिर से। अब मोटी बात यह है जिसको भगवान कि ये मेरी किसी एक BSP के बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति से बात हुई थी कुछ दिन पहले, कहीं सार्वजनिक जगह मिल गए थे। उनका कहना यह था कि हम लोग बिल्कुल क्लियर हैं कि हमारे सारे वोट BJP में चले गए हैं और अगर बहन जी ही इस वोट को वापस ला सकती हैं, तो मायावती जी अगर एक्टिव हो जाएंगी तो मेरे उनके जो खोए हुए वोट हैं, जो उनके दलित जिसको वो, और अभी भी ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी के 8% 9% वोट हैं। BSP एक ऐसी पार्टी थी जिसका ऑल इंडिया फुटप्रिंट था, लेकिन वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि मायावती जी बाहर निकलती ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स के हिसाब से, देश की पॉलिटिक्स के हिसाब से एक अच्छा शुभ संकेत है कि मायावती जी बाहर निकलें, पॉलिटिकली एक्टिव हों। किसको वो किसी की B टीम और C टीम उनको बनने की ज़रूरत नहीं है। वो इस देश की A टीम में खिलाड़ी रही हैं। बहुत साल तक BSP लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी रहता था इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज। तो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस आए, और मेरा ये मानना है कि जिस दिन मायावती जी मन लगा के इसको कर लेंगी तो उनको टाइम लग सकता है, लेकिन अभी वापस जो उनकी प्रतिष्ठा थी वो शायद BSP की जो प्रतिष्ठा थी वो शायद फिर से वापस मिल जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।